Hi guys, welcome to the new video of iOS Tutor, and today we are going for the third part of laws and motion, and we are going to begin with the topic impulse. तो गाइज मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को इम्पल्स के पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखो, बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे के टॉपिक पर हम नहीं मूव कर पाएंगे. And guys, please, if you watch it, I request you to comment down what do you want. Which chapter are you on? Maybe I can skip to that chapter and make videos for you on that. So please let me know for maths, physics, chemistry, which chapter do you want first, or English too. So I will go ahead now and begin with the impulse topic. तो यार, impulse. What is impulse exactly? For example, तुम ये हो, एक क्रिकेटर हो, ठीक है? तो ये तुम्हारा बैट है और ये किसी बंदे ने एक बॉल फेंकी तुम्हारी तरफ ऐसे, और ये तुमने जब जो ये कांटेक्ट होगा बॉल और तुम्हारे बैट के बीच में, वो जो एक इस मोमेंट पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, बेसिकली बैट से बॉल के बीच में एक जो फोर्स ट्रांसफर होगी एक dt टाइम के अंदर, एक बहुत छोटे मोमेंट के अंदर, इसको मैं डिफाइन करूंगा बेसिकली इम्पल्स. इम्पल्स क्या है और डेफिनेशन से समझते हैं. अ लार्ज फोर्स acting for a short time to produce a finite change in momentum. एक बहुत बड़ी फोर्स जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब तुम कह लो पहले 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 2 न्यूटन की लग रही है, दो एकदम से 10 न्यूटन लगी, और फिर वापस से 2 या 3, ऑब्वियसली 10 से टाइम लगेगा 8, फिर 6, धीरे धीरे फोर्स कम होगी ड्यू टू गिवन एक्सटर्नल फैक्टर्स. बट या वो एक जो पर्टिकुलर टाइम में जो ये चेंज आएगा फोर्स के अंदर, 2 से 8 का या 2 से 10 के बीच का जो चेंज आएगा, उसको तुम इम्पल्सिव फोर्स कहते हो बेसिकली. एग्जाम्पल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल. ये मैंने अभी तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया. ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, एकदम से तुम ऐसे, ये जो तुम उसको थपके मारते हो नेल को अंदर, एकदम से पूरी फोर्स लगाते हो, और जितनी भी तुम्हारी फोर्स होती है वो एकदम से नेल के अंदर शिफ्ट हो जाती है बेसिकली, और वो अंदर को चले जाता है. फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ मार्बल फ्लोर. एग्जैक्टली, तुम्हारा जो चेंज इन मोमेंटम है dp/dt, वो बहुत लार्ज फोर्स के लिए चेंज हो, जो फोर्स बहुत बड़ी हो. Impulsive forces vary in an abrupt and complicated manner. It is difficult to measure force and time duration separately in such situations. But the product of force and time का जो product है, which is equal to the change in momentum of the body, is a measurable quantity. This product is given the name impulse. तो जो फोर्स और टाइम है उसको मेजर किया जा सकता है. बाकी चेंज ऑफ मोमेंटम को मेजर करना काफी डिफिकल्ट है दो बॉडीज, क्योंकि उसमें एनर्जी भी कंजर्व होगी, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. लेकिन कितनी फोर्स चेंज हुई, फोर्स की वैल्यू और टाइम, वो दोनों पता लगाए जा सकते हैं, और उन दोनों के ही जो प्रोडक्ट हैं उसको इम्पल्स बोला जाता है, अगर मैं आपको आराम से या छोटी भाषा में बताऊं. उसके बाद हम आ जाते हैं इम्पल्स को प्रूफ करने में. इम्पल्स को आप देखोगे जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. चेंज इन इम्पल्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम डीजे से लिख सकते हैं. डीजे मेरा चेंज इन इम्पल्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा. देखो, अगर जे वेक्टर है, वही पिछली बात आ गई, वेक्टर वेक्टर के ही बराबर होता है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. टाइम सिर्फ ऐसे चलता है, आगे को पीछे को नहीं जाता टाइम, प्रेजेंट फिजिक्स के हिसाब से. ठीक है, मे बी कभी कोई ऐसी फिजिक्स बने जिसमें टाइम पीछे भी हो. That's a question for another video. Okay, if we consider a finite interval of time from t1 to t2, then the impulse, change in impulse exactly will be. तो हम जब भी चेंज ढूंढते हैं किन्हीं दो चीज के बीच में, देखो, जब तुम्हें बिग टू स्मॉल जाना होता है, जब तुम्हें किसी बड़ी चीज के, मतलब तुम उसको खोद के कुछ उसका छोटा पार्ट निकालना होता है, मैं स्मॉल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो. और जब तुम्हें किसी स्मॉल चीज से वापस उसको बड़ी चीज में कन्वर्ट करना होता है, मतलब एक स्मॉल स्मॉल फोर्स अप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, और तुम्हें एक होल बॉडी की फोर्स निकालनी होती है, तो तुम इंटीग्रेट करते हो. नाम से ही समझ आ जाता है, इंटीग्रेट करना मतलब चीजों को जोड़ना, इंटीग्रेशन करना उनकी. तो t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक हमने इंटीग्रेट कर दिया. t2 इसके अंदर बड़ा भी हो सकता है, t2 बड़ा ही होगा वैसे तो,
ठीक है, एफ डी टी टाइम तक फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, एवरेज है, तो फोर्स बाहर आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, नॉन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास वन का डी टी का कांस्टेंट है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टी प्लस सी बेसिकली। ठीक है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन उसका वो हो जाता है, तो टी टी टू माइनस टी वन, और वो डेल्टा टी के बराबर हो जाता है, क्योंकि डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली चेंज डिफाइन करने के लिए, और चेंज दो क्वांटिटीज के बीच की बात होती है, चेंज दो क्वांटिटीज के बीच की बात होती है, तो इसलिए हम वहां पे डेल्टा टी लिख देते हैं, क्वांटिटीज के बीच की बात होती है, इसलिए हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा बेसिकली क्या है, दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस, चूंकि मान लो राम राम इतना रास्ता चला T1, ठीक है, और जो शाम है वो इतना रास्ता चला T2, तो जो ये वाला गैप होगा वो होगा T1 माइनस T2, या इसको मैं डेल्टा टी की तरीके से भी लिख सकता हूँ। बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की बजाय डेल्टा टी लिख दो। डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की डायमेंशंस क्या है, एम एल टी माइनस वन, और इसकी जो यूनिट है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी भी। देखो फोर्स बेसिकली क्या है, आप या तो लिख सकते हो न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, न्यूटन न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हो, न्यूटन सेकंड पे लिख सकते हो, क्योंकि इम्पल्स बेसिकली मुझे यहाँ पे जे लिखना है, जे को आप न्यूटन सेकंड पे लिख सकते हो, और जो न्यूटन होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उससे एस से एस कट जाएगा और एस माइनस वन रह जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो सेकंड से ये कट गया, इसीलिए यहाँ पे ये एस माइनस वन लिखा है। बेसिकली ये आप ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस वन बेसिकली पावर को नीचे उतारने के लिए होता है। ओके, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, शो दैट द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस बाय द फोर्स। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि ये प्रूफ करो कि जो इम्पल्स है वो बराबर, जो भी मैंने अभी समझाया बेसिकली उसको प्रूफ करो कि जो इम्पल्स है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो देखो एफ हमें पता है सेकेंड लॉ के थ्रू डीपी बाई डी टी के बराबर होता है, डी को मैं इस साइड पे ले गया और बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों डायरेक्शन में, पी वन टू पी टू तक, बात खत्म। P1 टू P2 तक इंटीग्रेट कर दोगे, P2 माइनस P1, तो चेंज इन मोमेंटम ये अभी हमने पढ़ा इम्पल्स के बराबर होता है, तो J इज P2 माइनस P1। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर। अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के दे देता हूँ। देखो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक हमें पता है F जो फोर्स होता है, वेक्टर होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मैं dt को इधर ले गया और dp को इधर ले गया। अब दो दो चेंजिंग मोमेंटम्स P2 P1 के उस केस में मैंने P1 इधर लिखा, P2 इधर लिखा, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया ये किसके बराबर आ गया, J के एक पर्टिकुलर T1 टाइम से लेके T2 टाइम तक। T1 टाइम में मोमेंटम P1 था, T2 टाइम में, इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। देखो T1 टाइम में मोमेंटम T1 था, T2 टाइम में मोमेंटम T2 था, T1 टाइम में मोमेंटम T1 था, T2 टाइम में मोमेंटम P2 था। उससे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और इसको आपको पता है इसको इम्पल्स बोलते हैं। एंड जीरो पे इन्होंने ऐसे कहा है, जीरो पे P1 था और टी टाइम पे, हाँ उसमें बस आप T1 को ऐसे इक्वल टू जीरो ले लो इस केस के अंदर, या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, मैंने जनरल केस की बात किया है। ओके, तो अब हम आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर्ड ग्राफिकली। बेसिकली अब वो पूछ रहा है कि इम्पल्स को मेजर कैसे करते हो ग्राफिकली। अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस बॉडी के ऊपर ऐसे इम्पल्स लग रहा है, फोर्स लग रही है, तो तुम बताओ कि इसके जो टोटल इम्पल्स होगी क्या होगी। बेसिकली जो टोटल नेट इम्पल्स होती है वो हमेशा एरिया ऑफ द ग्राफ होता है, जो कि इस केस में ये है। तो आप T2 माइनस T1 टाइम्स रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है गाइस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ कितनी है, एफ है, और लेंथ कितनी होगी, देखो इतना ये चला T2, इतना चला ये T1, लेंथ क्या हमें चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, और ये ग्रीन वाली क्या होगी, T2 माइनस T1, बस सिंपल एज दैट, कुछ भी बड़ा नहीं है। व्हेन अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स, अच्छा हम ये भी देखते हैं कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ा के छोड़ देते हैं पर मतलब नहीं समझाते, है ना। देखो अब हमें डिटेक्ट करेंगे कि इस बॉडी में बेसिकली इम्पल्स लग कहाँ पे रहा है, इम्पल्स के हुआ कब, इम्पल्स बेसिकली। तो देखो T1 टाइम, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स की वैल्यू जीरो थी, इसका मतलब कोई भी इम्पल्स चेंज नहीं हुआ।
उसके बाद एकदम से फोर्स बढ़ गई, मतलब डी टू ए के अंदर इम्पल्स डी टू ए के अंदर लगा और बी टू सी के अंदर लगा। जिस केस में फोर्स कांस्टेंट रह रही थी उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें कि ए डी और बी सी हैं, वो इम्पल्स हैं बेसिकली। एडी और बीसी इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक टी टू टाइम के अंदर फोर्स इतनी ज्यादा जंप कर गई, सी से बी या बी से सी गिर गई या इतनी ज्यादा जंप कर गई, क्योंकि तो जब चेंज इन फोर्स बहुत बड़ा हो और टाइम बहुत छोटा हो, उस केस में हम बोल देते हैं कि भाई इम्पल्स के अंदर चेंज हुआ है। ठीक है, इम्पल्स हुआ है मतलब इम्पल्स को हमने डिफाइन कर दिया इस केस के अंदर। Applications of concept of impulse, guys, I don't think that's much important for you, but I really want to read one so that you guys get the idea. But अब आप पेपर में देखोगे, I'm 100% sure आप इम्पल्स के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी हम एक पढ़ लेते हैं। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग। ये बहुत पुराना है, 10th में भी पढ़ते हो। क्या होता है? एक क्रिकेट प्लेयर होता है, वो बॉल को टाइम दे देता है, जिससे क्या होता है, बॉल को टाइम मिल जाता है रेस्ट पे आने के लिए। When a ball is caught, the impulse received by the hands is equal to the product of force exerted by the ball and the time taken to complete the catch. तो जो impulse होता है वो बेसिकली फोर्स इनटू टाइम होता है। अगर आप टाइम की वैल्यू बढ़ा दोगे, राइट, तो जो फोर्स एक्सर्टिंग होगी वो कम हो जाएगी, तो नेट इम्पल्स बराबर रहेगा। बेसिकली यही कंसेप्ट। बाय मूविंग द हैंड बैकवर्ड्स द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम ऑफ कैच। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बिकम्स मच स्मॉलर एंड इट डज नॉट हर्ट हिम। अब देखो, अगर ये टाइम भी कम हो, टाइम कम होगा तो फोर्स बहुत बड़ी हो जाएगी। फोर्स बड़ी हो जाएगी तो जे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली वो टाइम इंक्रीज करता है, जिससे फोर बॉल को स्लो होने में टाइम मिल जाता है एंड हेंस या देखो, कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारे कंसेप्ट्स हैं, इतने क्लियर कंसेप्ट्स हैं कि तुम लोगों को, अरे क्या बात। अब हम आ गए हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, वन ऑफ माय फेवरेट लॉज, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही गंदा टॉपिक, गंदा कहूंगा आप लोगों के लिए, वैसे तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जुड़ा हुआ है कोलिजन। कोलिजन नाम का टॉपिक इसी लॉ ने बनाया है, इसी लॉ से ये कंसेप्ट आया हमारे पास कोलिजन का। बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट, मतलब कोलिजन तो पहले से एग्जिस्ट करता था, इस लॉ ने उसको क्लियर किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुमने पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, वही लॉ बार बार। एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। इसका ये मतलब है बेसिकली कि जो नेट फोर्स है ए बी पे और नेट फोर्स है बी ए पे, उन दोनों को जब तुम लोग ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। बेसिक कुछ नहीं, मैं माइनस को बस इधर ले गया, और इससे तुम्हें अब ये चीज ज्यादा क्लियर हो गई कि जब मैं दो फोर्सेस को ऐड करूंगा, मतलब, और ये भी वेरी करेगा मास के ऊपर। फोर्स किस पे वेरी करती है? मास के ऊपर करती है और एक्सेलरेशन के ऊपर करती है। तो ये दोनों फैक्टर डिफाइन करेंगे कि इट कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इट कैन बी, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट हैज टू बी इफ बोथ बॉडीज हैव सेम मास, देन इट्स कॉल्ड, वो हम कोलिजन के टाइप्स को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। Newton's third law of motion is applicable irrespective of the nature of forces. The forces of action and reactions may be mechanical, gravitational, electric, or any other nature. Action and reaction always act on different bodies. The forces of action and reaction cannot cancel each other. No action can occur in absence of a reaction. That's all. एंड अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। एक नई फोर्स लेकर आए हैं जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हमें बताती है। अब वो कहती है कि अगर एक ये डब्बा पड़ा है और ये डब्बा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे को लगा रहा है, और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को इन्होंने इसमें W का है और इस फोर्स में इन्होंने इसको R का है बेसिकली। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स, ये देखो अपवर्ड फोर्स R, and that's all. While walking, we press the ground with our feet slightly slanted. Okay, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये हमारा फीट है तो हम पीछे को फोर्स लगाते हैं आगे जाने के लिए। वो ये कह रहा है, देखो तुम इसको पीछे को धक्का मारते हो। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा इसके बाद के लिए। तुम इसको पीछे को, फ्लोर को, ये देखो तुम्हारा टो ऐसे नीचे पीछे को जाता है
और जो ये फ्लोर है वो तुम्हें आगे को पुश करता है। बेसिकली ये चीज इसमें बताई गई है और कुछ नहीं है। While walking, we press the ground with our feet slightly slanted in the backward direction. The ground exerts an equal and opposite force on us. तो जब हम ये फोर्स लगाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के साथ हम ये फोर्स लगाते हैं, तो अगर ये मैं एफ लगाता हूँ तो ये वाला जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो वो उन्होंने बस मैंने इस कंपोनेंट को लिया है, उन्होंने इस कंपोनेंट को लिया है, बात सेम ही है, बात में कोई फर्क नहीं। ठीक है, चीज वही है। ये तो उन्होंने बस उसको देखो, अगर मैं इसके ऊपर एफ लगाऊंगा तो अभी हमने जो ऊपर एक फोर्स पढ़ी आर रिपेलिंग फोर्स, वो ऑपोजिट लगाएगा। बेसिकली उन्होंने इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इस फोर्स को बेसिकली इन्होंने बोला है आर, और इसके कंपोनेंट बना दिए हैं। ये देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको तुम थीटा मान लो, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हो गया तुम्हारा हाइट। तो देखो आर कॉस थीटा एच के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तुम समझ गए हो खुद ही। It's difficult to walk on a slippery ground or sand. Why is it difficult? Because we are unable to push such a ground sufficiently hard. क्योंकि देखो जो आइस होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है, और जो सैंड होती है उसके ऊपर तुम्हारा पैर कभी अंदर धस जाता है, कभी ऊपर चले जाता है। तो जो एक ग्राउंड है वो एक, वो बहुत, उसमें भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे तुम उसको पीछे अच्छे से धक्का मार सको। जैसे कि स्नो हो जाता है, स्नो को तुम पीछे धक्का ही नहीं मार सकते, तुम्हारा पैर पहले ही स्नो के अंदर घुस जाता है बेसिकली। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो मैं आप लोगों को इधर नहीं समझाऊंगा, आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एफ इज इक्वल्स टू एम में ये हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, इसे भी छोड़ दो। रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस एक्शन, द अपरेंट वेट मैन रिक्वायर्स। आओ अब हम इसकी बात करेंगे और इस पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ये लिफ्ट की बात करेंगे, मैं इस लिफ्ट की बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आ जाता है, बच्चों को प्रूफ करने को आ जाता है। हम ये चारों केसेस की आज हम बात करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। मैं पुली भी क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आप लोगों को ये घोड़े वाली प्रॉब्लम भी कराऊंगा, ऐसा मत सोचो स्किप कर दिया है। हर चीज का वक्त और समय होता है। ये देखिए, जो ये वाली प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, मैं ये आपको कराऊंगा। लेकिन आज मेरा मन है ये बहुत ही प्यारा सा केस, लिफ्ट का केस, आप लोगों के साथ बातचीत करने का, इस केस के ऊपर, लिफ्ट के केस के ऊपर बातचीत करने का मेरा बहुत मन है। तो आओ हम इन फॉर्मूलाज को प्रूफ करते हैं। The apparent weight of a man in a lift when a lift move upwards with acceleration a। देखो गाइस, मैं इसके पहले कंसेप्ट लेके आना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे साथ प्लीज, अगर आप देख रहे हो ऐसे पढ़ोगे तो मजा भी आएगा तुम लोगों को, बोलो मेरे साथ, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स वो फोर्स है जो कि मोशन के, जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ओके, आओ देखें अब हम इन केसेस को। व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन है। ओके, तो मैं गया एक बिल्डिंग में जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और मैं चला गया एक लिफ्ट के अंदर जो कि ऐसे, वो मतलब उस पे पुली लगी हुई है ऊपर, और ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट नीचे आएगा, मतलब इसके ऊपर कोई वेट होगा पर्टिकुलरली, क्योंकि तभी ये वेट नीचे आएगा और जो लिफ्ट है ऊपर जाएगी। मैंने लिफ्ट को बड़ा बनाया है क्योंकि मुझे तुम्हें लिफ्ट के अंदर की कहानी को सुनाना है। तो लिफ्ट के अंदर एक ये बंदा खड़ा है जिसका मास एम है, और ये बंदा लिफ्ट के साथ नीचे फोर्स लगा रहा है अपना एम जी। और जो फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, क्योंकि इस केस के अंदर जो बंदा है वो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को लिफ्ट जा रही है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड लग रही है। लेकिन जो बंदा है वो सूडो फोर्स के कारण, मैंने क्या कहा था, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो ए सूडो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब एम जी और ए नीचे लगेगा। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, एफ नेट क्या है, जो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है, एफ ऑफ
एफ जो ऊपर जाने में लग रही है, जिसको मैं टेंशन दे देता हूं एफ टी, और एक नीचे जाने में लग रही है जिसको मैं बोल दूंगा एम जी प्लस एम ए। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जो बंदे की एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, एम ऑफ जी प्लस ए। बेसिकली हमने नेट फोर्सेस को इक्वल कर दिया है। अब मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूँ। देखो ये बंदा खड़ा है, ये जो लिफ्ट है ये बेसिकली ऊपर जा रही है ए से। तो जो नेट है, तो जो ये बंदा है ये नीचे क्या लगा रहा है, एम जी लगा रहा है। और जो ये लिफ्ट है ये किसी टेंशन के साथ ऊपर इसके टेंशन टी लगी है, और तो ये नीचे भी इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन को एक्सर्ट करेगा जो कि इक्वल होगा इसके वेट के, प्लस लिफ्ट मान लो एम मास की है। अगर लिफ्ट मासलेस है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर लिफ्ट मासलेस है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। मान लो लिफ्ट का भी मास है तो ये भी जो लिफ्ट है ये एम ए के साथ लगाएगी प्लस एम जी। ठीक है, तो ये एम जी प्लस ए आ गया। अब हम देखेंगे क्या होगा जब लिफ्ट नीचे जाएगी। जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो जो पर्सन है उसका वेट तो अभी भी नीचे लग रहा है, वेट तो कभी ऊपर नहीं लग सकता। पर जो सूडो फोर्स है हमारी वो ऊपर को एक्ट होगी, ए जो कि है एम ए के बराबर हमारी जो सूडो फोर्स है। ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने क्या कहा था, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जो सूडो फोर्स होगी जो कि इसके बराबर होगी वो लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए। तो जो इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है, इस बंदे पे नेट फोर्स लग रही है, वो लग रही है एम जी माइनस एम ए, या जो भी बड़ा होगा एम ए। और यहाँ आप देख सकते हो जो रिएक्शन फोर्स है वो एम जी माइनस ए हो गई जब लेफ्ट ऊपर जा रही। तो देखो अगर तुम सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ जाते हो, जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और बाद में तुम सब भूल के सिर्फ इस बंदे के ऊपर नेट फोर्स निकालते हो, तो तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। When body falls freely, so A is equals to G। तो जब A G के बराबर है तो जब बॉडी गिर रही है, बॉडी ऐसे तो नहीं फ्री फॉल कर सकती, हवा में जा रही है, तब तो फिर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। बॉडी जब नीचे गिर रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, जी ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो ए जी के बराबर होगा, तो जीरो आ जाएगी। When the lift is at रेस्ट पे है, मतलब ए नहीं है तो एम जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मुझे यही केसेस तुम्हारे साथ शेयर कर रहे थे, और एक ये कंसेप्ट तुम्हारे आगे लाना था सूडो फोर्स का, जो कि हॉर्स प्रॉब्लम में भी यूज होगा, जो कि बाकी प्रॉब्लम्स में भी यूज होगा। तो मैं होप करता हूँ अब तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्यों हॉर्स प्रॉब्लम पे एकदम से शुरू नहीं किया। मुझे ये लिफ्ट का कंसेप्ट सबसे पहले तुम लोगों के आगे लेके आना था, तुम लोगों को इसके बारे में कुछ समझाना था। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे हॉर्स प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद हम लोगों के पास आएंगी लिफ्ट प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद हम बिगिन करेंगे कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ। तो ये होगा हमारे आने वाले टॉपिक्स में। अगर ये सीरीज इस वीडियो के ऊपर 5 लाइक्स आते हैं तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज मुझे इस वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर कोई और चैप्टर शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज आई नीड टू ग्रैब योर अटेंशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो उम्मीद करता हूँ, मतलब इस वीडियो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तभी उसको वो देख नहीं रहे। मैं यही सोचकर फिर अब इसका अगला पार्ट तभी बनाऊंगा अगर इस वीडियो को 5 लाइक्स मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।